बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 12 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर हम इस टॉपिक को सोशल रिसर्च को अगर हम सोशियोलॉजी की बैकबोन कहेंगे तो गलत नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, अगर हम रिसर्च की बात करें ना, तो रिसर्च वो टॉपिक है जो कि हम अपने लास्ट सेमेस्टर में बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं और मैंने बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको समझाया हुआ है। आज जो हम सोशल फिनोमेना के अकॉर्डिंगली हम इसको देखेंगे कि सोशल रिसर्च किसको कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस। तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो क्यों करते हैं साइंस की बात? हम इसलिए करते हैं, हम सोशियोलॉजी को इसलिए साइंस कहते हैं क्योंकि हम इसमें रिसर्च करते हैं, इसलिए हम इसे सोशियोलॉजी को साइंस कंसीडर करते हैं। तो सोशियोलॉजी में हम करते क्या हैं, यानी रिसर्च के मेथड्स में हम करते क्या हैं बेसिकली। जब भी किसी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना हो या सोसाइटी के किसी एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना हो तो हम रिसर्च करते हैं, ऐसा ही है ना। तो अगर आप देखो कोई सोशल प्रॉब्लम है हमारे साथ है, हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे कि हम रिसर्च करना शुरू करेंगे कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा क्यों है। हम उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स या प्रोज एंड कॉन्स अगर लेट्स से कि अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में तहकीक करेंगे, मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रिसर्च के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से जो एक उसका मेन है वो ये है कि एक तो क्या होता है कि हम लोगों के बारे में भी जान लेते हैं कि अगर किसी सोसाइटी के बारे में अगर हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन या मिस गाइड किया गया है तो हमें उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च? सोशल रिसर्च इज़ अ रिसर्च कंडक्टेड बाय सोशल साइंटिस्ट फॉलोइंग बाय सिस्टमेटिक प्लान यूज बाय रिसर्चर्स टू लर्न अबाउट पीपल। ठीक है। अच्छा, हमने ना अपने लास्ट सेमेस्टर में जो कि सोशल रिसर्च के बारे में तो नहीं, लेकिन हमने रिसर्च की टर्मिनोलॉजीज को स्टडी किया था। तो वो कौन कौन सी थी? हमने फार्मूलेशन ऑफ टॉपिक को पढ़ा था, सैम्पलिंग को पढ़ा था, डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ा था, क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। और पिछले दिनों जो आपके यूनिवर्सिटी में आपके जो सीनियर्स ने जो है सर्वे किया था, तो सर्वे भी एक मेथड है रिसर्च करने का। तो आपको कुछ तो आइडिया हुआ होगा। तो इसी तरह से हम सोशियोलॉजी में भी रिसर्च करते हैं। ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? इम्पॉर्टेंस बहुत सारी इम्पॉर्टेंस है इसकी, बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे मेन तो इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है लोगों के बारे में, यानी यूज़ बाय रिसर्चर्स टू लर्न अबाउट पीपल, लोगों के बारे में जानने को आपको मिलता है। फिर आप एक सिस्टमेटिकली प्लान के अकॉर्डिंगली लोग किसी भी चीज़ को, प्रोसीजर को समझते हो। ठीक है। तो किसी भी तहकीक पर मबनी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हर इल्म की जान होती है, यानी वो एक बैकबोन, मजबूती आ जाती है उस किसी भी चीज़ के लिए। तो तमाम मालूम अपने अपने तरीक़े कार इस्तेमाल करते हैं, अपने अपने प्रोसीजर्स को देखते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट में तहकीक होती है अगर हम उसको साइंस कह रहे हैं, क्योंकि साइंस बेसिकली है ही फैक्ट्स एंड फिगर का नाम। ठीक है। तो ज़िंदगी के जितने भी जो हमारे शोबाजात हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बुनियाद किस पर होती है? रिसर्च पर होती है, तहकीक पर मबनी होती है। इनको इकट्ठा करके मालूमात को, कलेक्शन ऑफ नॉलेज या कलेक्शंस ऑफ मेथडोलॉजीज भी कहा जा सकता है। मसलन अगर आप देखो ना, कोई अगर डॉक्टर है, लेट्स से इसके अगर कोई डॉक्टर है और वो कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाह रहा है, किसी डिज़ीज़ के बारे में पता करना चाह रहा है, तो क्या करेगा? उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। लेट्स से इसके अगर आजकल कोविड-19 की बात करें, जो पेंडेमिक सिचुएशन है, तो चूँकि ये नई एक डिज़ीज़ जो है वो हमारे हमारे तक आई है, तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया होगा, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की होगी। हो सकता है कि इसके बारे में पहले भी किसी ने लिखा हो, तो कोई आर्टिकल लिखा हो, आर्टिकल को देखेंगे, कोई थीसिस है अगर इसके बारे में, अगर थीसिस नहीं है तो कोई और इससे मिलती जुलती कोई डिज़ीज़ को वो है क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस है, इसके बारे में जानने के लिए क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेज हुई। अब जितनी ज़्यादा रिसर्चेज होंगी उतनी ही इसकी वैक्सीन जो है वो बहुत जल्दी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि देखो ना, अगर इसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि इस बीमारी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो तहकीक करना जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ के हवाले से हम एक्यूरेट जितनी भी हम तहकीक करेंगे ना,
लेट्स से इसके अगर आपको कोई टॉपिक है, अगर आपको उसकी समझ नहीं आ रही, आप क्या करोगे, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, आप कोई आर्टिकल रीड करना शुरू कर दोगे, आप जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो है लेक्चर सुनोगे बार बार, तो क्या होगा, आपको आपका नॉलेज इन्हेंस होगा उस टॉपिक से रेलिवेंट। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दोगे, आप उसके बारे में कोई बात ही नहीं करोगे या उसको देखोगे नहीं, लेट्स से इसकी अगर सोशियोलॉजी की बात करें, अगर आप इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लोगे, इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं करोगे, तो फिर आपको आपके नॉलेज में तो कोई इजाफा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तहकीक करनी पड़ती है। या सोशियोलॉजी का ही अगर कोई मैटर देखा जाए, सोशियोलॉजी का ही अगर कोई टॉपिक लिया जाए, लाइक कोविड-19 के क्या जो है अफेक्ट्स हुए हैं, सोसाइटी पे क्या अफेक्ट हुए हैं, आप बताएं क्या अफेक्ट हुए हैं। तो अगर आपने अफेक्ट्स को जानना है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हुए, तो आप क्या करोगे, कोविड-19 के हवाले से सोसाइटी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो मेन सोसाइटी, क्योंकि हमने अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि जब हमने लार्ज स्केल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं, है ना। हमने ये पढ़ा था ना, हम सर्वे करते हैं। तो सर्वे इज़ द बेसिक थिंग के बेसिक प्रोसीजर के जिसकी मदद से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम सैम्पलिंग ले लेंगे, कोई जो है मखसूस लोगों के या आबादी का कोई ग्रो लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे कि आप पे क्या अफेक्ट हुआ है कोविड-19 के। तो बेसिकली मेरा मेरा ये कह लें कि जो मेरा एक है प्री जजमेंट, वो यही हो सकती है कि मोस्टली जो हैं वो लोग डिप्रेशन में गए हैं इसके हवाले से, या एंजाइटी में चले गए हैं कि आगे क्या होगा। डिप्रेशन होता है हमेशा पास्ट का, और स्ट्रेस हमेशा पास्ट का होता है, और या हालिया भी कह सकते हैं उसको। लेकिन एंजाइटी हमेशा फ्यूचर की होती है कि इसके तासुरात क्या होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ आपकी रुक गई। अच्छा, जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है ना, उसको हम रिसर्चर कहते हैं, मुहक्किक कहते हैं। जो रिसर्च कर रहा होता है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको रिसर्चर कहते हैं। डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस, ठीक है, जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस, तो इसकी तो सोशियोलॉजी की तो हमें समझ आ रही है कि सोशियोलॉजी क्या है। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। कि हम जब सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि हम सोसाइटी के बारे में बात करें, क्योंकि सोशियोलॉजी है इसी चीज़ का नाम। कि जब भी हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, इसमें हम क्या होता है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, ग्रुप्स की बात करेंगे, फिर इनक्वालिटी ऑफ ग्रुप्स की बात करेंगे, ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस, साइंस क्या है। साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा तरीक़ाकार है। अच्छा, साइंस के बारे में ना हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको कुछ नॉलेज हो इसके हवाले से, तो क्या है कि इट इज़ अ मेथड इन विच एन ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरीफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज डिस्कवर्ड। बॉडी ऑफ नॉलेज हम जिसको कहते हैं BOK। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरह के वर्ड्स ना इस्तेमाल करने चाहिए, BOK, कि इस तरह की चीज़ें ना पेपर को बहुत ज़्यादा मेच्योर बनाते हैं आपके। यानी साइंस एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और एक एम्पिरिकल डाटा को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड और वेरीफाइड होता है, ठीक है। क्या होता है, जब हम साइंस में क्या कर लेते हैं, एक ऐसा ये एक तरीक़ाकार है जिसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। लाइक नंबर 1 क्या होगा, स्टेप्स को हमने फॉलो किया साइंस में, हमने क्या किया, स्टेप्स को फॉलो किया। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वेरीफाइड और ऑर्गेनाइज्ड डाटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वेरीफाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो साइंस के अकॉर्डिंगली या एम्पिरिकल डाटा की मदद से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम उसको बार बार टेस्ट करते हैं। एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं, जो कि फैक्ट एंड फिगर पे मबनी हो, हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे मबनी ना हो। तो इसलिए हम सोशियोलॉजी को क्या कहते हैं, हम साइंस कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक एम्पिरिकल जो है इन्वेस्टिगेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें रिसर्च करते हैं, किसी भी मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस। समझ आइए, यानी सोशियोलॉजी का क्या मतलब हो गया, सोशियोलॉजी इज़ समथिंग रिलेटेड टू द सोसाइटी। और जब हम बात कर रहे होते हैं
इसकी साइंस की, तो साइंस एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम क्या करते हैं कि एम्पिरिकल डाटा को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेशन को ड्रा करते हैं जो कि ऑर्गेनाइज और वेरीफाइड होता है। क्यों वेरीफाइड होता है? क्योंकि हम उसको बार बार टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए हम सोशियोलॉजी को क्या कहते हैं, हम साइंस कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक वर्ड इस्तेमाल किया मैंने अभी, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन को। एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन को हम, एक वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सोशियोलॉजी में, मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में भी आपको बताया है, लेकिन अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि इसको हम जो है ऑगस्ट कॉम्टे की टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉजिटिविज़म के साथ रिलेट कर देंगे। ऑगस्ट कॉम्टे कौन है जी? क्लास आप बताएं, ऑगस्ट कॉम्टे कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे तो जिन्होंने पॉजिटिविज़म का एक कॉन्सेप्ट पेश किया है, मस्बत पसंदी का, तो ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। क्यों कहा जाता है इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी? बिकॉज इन्होंने बहुत सारी टर्म्स को फाइंड आउट किया, सोसाइटी को स्टेबल करने के लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इनका जो बेसिक जो कंट्रीब्यूशन है वो मस्बत पसंदी को का कॉन्सेप्ट पेश करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना। सोशल फिनोमेना को समझने के लिए हम एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन का मेथड फॉलो करते हैं। अच्छा जी, अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हम फैक्ट्स की बुनियाद पर इंक्वायरी कर रहे हैं, और सोशोलॉजी स्टडी किसी भी एरिया में हो, या सोशल फिनोमेना के साथ हो, किसी भी एस्पेक्ट को अगर हम देख रहे हैं तो हम फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पर देख रहे हैं। इंक्वायरी कर रहे हैं तो एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर को देख रहे हैं, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन को नहीं ऐड कर रहे हैं उसमें। हम क्या कर रहे हैं? बेस्ड ऑन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन हम काम कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? सोशियोलॉजी में। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको कि एम्पिरिकल रिसर्च क्या, इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, कि डेट समथिंग लाइक समथिंग। मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने ये साथ साथ समझते जाना है जो मैं बता रही हूँ। आई होप कि आपके लिए आसान होगा, क्योंकि हमने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं सारी। फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिक हमने पढ़ा था साइकोलॉजी में, उसके साथ हमने सर्वे मेथड पढ़ा हुआ है, सैम्पलिंग को पढ़ा हुआ है, डाटा कलेक्शन, क्वेश्चनर किस तरह से बनाने हैं, ये सारी इंटरव्यू मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई। तो सोशियोलॉजी रिसर्च मेथडोलॉजीज़ मेरे नहीं ख्याल में आपके लिए मुश्किल होंगी। लाइक समथिंग दैट इज़ not based on our personal experience, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड, बल्कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर, दिस इज़ कॉल्ड क्या? एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। जो कि सिंपली आप लोग बस एक ही इसको याद रखने का ना, एक ही फार्मूला है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस, ठीक है। बस इसको इस तरह से याद रखें, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ आप आएंगे। पहले आप इसको याद रखेंगे, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन को हमने मेरे ख्याल में पहले पढ़ा हुआ था ना कोडिंग मेथड में भी, कि हम क्या करते हैं कि, या जंकिंग मेथड हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से हम अपने आप को मेमोराइज करवाएंगे। तो जंकिंग में क्या होता है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं हमेशा यही आपसे कहती हूँ कि जब कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लग रही हो ना, तो आप उसके पॉइंट्स बनाएं। पॉइंट्स बनाने के साथ साथ उसके आगे ना यूँ जंकिंग स्टाइल को फॉलो करें, उसके आगे कोई उसका एक छोटा सा कोड वर्ड रखना है। जैसे एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन है, इसका क्या होगा? फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस करता है, ये हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे ये प्रोसीजर, ये मेथड बेस नहीं करता। तो हमेशा जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, आप फ़ौरन से बता दोगे कि हाँ ये फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस करता है। तो जंकिंग मेमोरी कहते हैं ना, हमेशा शार्प माइंडेड भी जो बच्चे होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। तो शार्प माइंडेड ये भी होता है कि वे ऑफ उनका स्टडी क्या है, वो लर्निंग उनका वे क्या है। रट्टा सिस्टम तो थोड़ी देर के लिए होता है, अगर आपको अभी आपने देखा, आपने फ़ौरन से इसको कर लिया, याद कर लिया, तो रट्टा जो है वो थोड़ी देर के लिए होगा। लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स अगर मेरी इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स अगर आपसे पूछा जाएगा एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन क्या, फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं डिफाइनिंग जो है सोशल रिसर्च।
सोशल रिसर्च क्या है? तो ये सोशियोलॉजी का बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है रिसर्च का, क्योंकि इसमें डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट मेथडोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, और जिसके नतीजे में हम सिस्टमेटिकली अंदाज में सोशल वर्ड के नॉलेज को डिस्कवर कर रहे होते हैं। रिसर्च में होता क्या है? रिसर्च में बेसिकली कुछ मेथड्स, कुछ मेथडोलॉजीज़ को हम फॉलो करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च भी होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी होती है। ईजी जो वे है ना इसको याद रखने का, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ ताकि आपको दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी, लेक्चर सुनने के बाद दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी। क्वालिटेटिव क्या है कि उसमें क्या होता है, बेसिकली हम कम्युनिकेशन करते हैं विद मेंबर्स, ऑब्जर्वेशन पे बेस होती है हमारी। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हम स्टैट्स के मेथड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, हम क्वेश्चनेयर्स फिल करवा रहे होते हैं, सर्वे कर रहे होते हैं, और कुछ नंबर्स की बुनियाद पर फैक्ट्स एंड फिगर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सर्वे का मेथड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब हमें लार्ज जो है फॉर्म पे कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम सर्वे के मेथड को फॉलो करते हैं। अच्छा, यही हो गया कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज दैट रिसर्चर्स अप्लाई। ठीक है, वो कौन सी मेथडोलॉजीज हो जाती हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिक है, अपने टॉपिक मौजू का अनुमान, उसको सेलेक्ट करना, हाइपोथेसिस होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चनेयर्स होते हैं, सर्वे में वो देखेंगे ना कि हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम सोशल रिसर्च करेंगे। सिस्टमेटिकली प्रोड्यूस साइंटिफिकली बेस्ड नॉलेज अबाउट सोशल वर्ड, यानी रिसर्च में कुछ अगर आप देखो तो जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिकली अंदाज में सोशल वर्ड के नॉलेज को डिस्कवर कर रहे होते हैं। ये बेसिकली इसका काम है। और बेसिकली जो सोशल रिसर्च भी एक कलेक्शन ऑफ मेथडोलॉजीज़ हैं, कलेक्शंस ऑफ नॉलेज है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स है। इसमें डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं। एक कलेक्शन ऑफ नॉलेज कहलाता है, जिसके ज़रिए सोशोलॉजिस्ट जो हैं इनको अप्लाई करते हुए सोशल वर्ड के बारे में एक ऐसा नॉलेज डिस्कवर करते हैं जो कि सिस्टमेटिक होता है और ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम इसकी तरफ। काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट सोशियोलॉजिस्ट आंसर, कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सोशियोलॉजिस्ट उनके जवाब देते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी कि इसका आपने क्या इस तरह से करना है कि ये फैक्ट्स की बुनियाद पे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस दैट रेज कंसर्निंग मैटर्स ऑफ फैक्ट, यानी फैक्ट हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सिंपली अगर आप सिंप्लीफाई में वे में अगर मैं बात करूँ तो जो कि प्रेजेंट इश्यूज़ के हवाले से अगर हम कोई हक़ाइक़ जानना चाह रहे हैं, कोई फैक्ट्स जानना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ अ मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान। सिंपली क्या होगा कि पाकिस्तान के आज की प्रेजेंट सिचुएशन के हम क्या कर रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख लें कि व्हाट इज़ द मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो इसके फैक्ट और फिगर जानने के लिए हम एम्पिरिकल मेथड को इस्तेमाल करेंगे। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब ये रिसर्चर पे बेस करता है कि वो फैक्चुअल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है या नेक्स्ट कंपैरेटिवली क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या होता है, जिसमें हम इस तरह के सवाल करते हैं कि व्हाट इज़ द मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान। प्रेजेंट सिचुएशन में हम जानने की कोशिश कर रहे थे, मिसाल के तौर पे फैक्ट आज के दौर में या मोर्टेलिटी रेट क्या है, या कोविड-19 की वजह से मोर्टेलिटी रेट क्या है। ठीक है, तो हम इसके हवाले से फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो सोशियोलॉजिस्ट या तो इसके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं या इसके जवाब देते हैं। सेकंड है जी कंपैरेटिव क्वेश्चंस, यानी कंसर्न विद ड्राइंग कंपैरिजन अमंग डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज़। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली दो डिफरेंट सोसाइटीज़ या दो डिफरेंट सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। मसलन हम व्हाट इज़ अ मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान एंड यूएस सोसाइटीज़। तो पाकिस्तान एंड यूएस
ये क्या हो गया, ये दो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जिनकी हम मोर्टेलिटी रेट को जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होगा, रिसर्चर क्या कर रहा है, इसमें रिसर्चर दो डिफरेंट सोसाइटीज़ के दरमियान मोर्टेलिटी रेट को जानने की कोशिश कर रहा है, यानी दो डिफरेंट सोसाइटीज़ के दरमियान या दो डिफरेंट सिचुएशंस के दरमियान क्या करेगा, चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है जी डेवलपमेंटल क्वेश्चंस। इसमें सोशियोलॉजिस्ट किस तरह के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। बेसिकली इसमें ना होता क्या है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं ना, या कोई भी सोशल फिनोमेना के बारे में अगर आप उसका ओरिजिन जानना चाह रहे हो, उसकी डेवलपमेंट के बारे में जानना चाह रहे हो, या कोई कोज या फैक्ट या स्टार्ट कैसे हुआ था उसके बारे में जब आप जानना चाहोगे, तो ये डेवलपमेंटल क्वेश्चन होगा। यानी आप किसी सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, या आज की चलो बात कर लेते हैं, आज की बात कर लेते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और हम कोविड-19 की बात कर लेते हैं कि लेट्स से इसकी कोविड-19 का ओरिजिन क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप क्या करोगे कि हमारे तक ये कैसे पहुँचा, हमारी सोसाइटी तक ये कैसे पहुँचा, इसका ओरिजिन क्या था, इसकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई। बीमारी की अगर डिजीज़ की बात करें तो ठीक है, या अगर आप किसी सोसाइटी के बारे में जानना चाह रहे हो कि ये सोसाइटी कैसे बनी, इसका ओरिजिन क्या था, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, ठीक है। या अगर आप किसी डिजीज़ की बात करोगे तो हाईली मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज डिक्रीज़ इन द पाकिस्तान सोसाइटी, यानी अगर चलो कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 में किस सोसाइटी में इंक्रीज़ हुआ और किस सोसाइटी में डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो डेवलपमेंटल क्वेश्चंस कहलाते हैं, जिसमें आप ओरिजिन्स और डेवलपमेंट जो है किसी भी सोशल फिनोमेना या सोशल इंस्टीट्यूशंस में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये वो सवाल हैं, यानी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट सोशियोलॉजिस्ट आंसर मोस्टली। इनसे ये फैक्चुअल क्वेश्चंस, कंपैरेटिव और डेवलपमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, ये इसके बाद थ्योरेटिकल आ जाता है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल में क्या है, इसमें आ जाता है जी क्वेश्चंस पोज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट व्हेन सीकिंग टू एक्सप्लेन पार्टिकुलर रेंज ऑफ ऑब्जर्व्ड इवेंट थ्योरेटिकली, ठीक है। ये बहुत क्रिशियल टॉपिक है, यानी अगर देखा जाए वास्ट भी है। इसमें क्या होता है कि इसमें ओवरऑल किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए थ्योरेटिकली होकर देखना पड़ता है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इसके व्हाट इज़ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट इन द पाकिस्तान सोसाइटी, ठीक है, या इन द पार्टिकुलर सोसाइटी। अगर आप देखो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट इन द पार्टिकुलर सोसाइटी। आप किसी भी पार्टिकुलर सोसाइटी में मोर्टेलिटी रेट को जानने की कोशिश करेंगे, उसको थ्योरेटिकली देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह जानना चाहें, तो इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरेटिकली जाना पड़ेगा। हम उसको थ्योरेटिकली सिचुएशन को बड़ी वास्ट जो तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब चलते हैं जी स्टेप्स इन रिसर्च। रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स जो है हम फॉलो कर रहे होते हैं। नंबर वन है डिफ़ाइन द प्रॉब्लम, डिफ़ाइन या फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिक, ये भी हम कह सकते हैं। सिलेक्ट द टॉपिक फॉर रिसर्च, जो कि हमने पहले पढ़ा है। ये रिसर्च का पहला स्टेप होता है। इसमें हम कोई भी टॉपिक होता है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। मतलब अगर कोई सोशल प्रॉब्लम है जो कि आपको, जो भी आपकी इंटरेस्ट ऑफ स्टडी है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखना चाह रहे हो कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कोविड-19, पेंडेमिक ऑफ कोविड-19, आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो, आपका इंटरेस्ट ये है। और बेसिकली सभी लोग जानना चाहते हैं कि बेसिकली इसका ओरिजिन क्या था, क्यों ये स्टार्ट हुआ, इसकी वजह क्या थी। तो आप क्या करोगे, अब आपकी ये प्रॉब्लम है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स हैं, तो आप ये टॉपिक सेलेक्ट कर लोगे। क्या टॉपिक सेलेक्ट करोगे, कोविड-19। आप भी सोच रहे हो कि मिस बार बार कोविड-19 का जिक्र करें, इसलिए क्योंकि ये आजकल की सोशल प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं सोशल प्रॉब्लम के हवाले से इस टॉपिक को रिलेट करके बता रही हूँ, ताकि आपको सही समझ आ जाए। ये वही चीज़ है जो कि हमने पहले पिछले सेमेस्टर में फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिक पढ़ा था ना,
कि हम किस तरह से इस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा स्टडी ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो कि हम करना चाह रहे होंगे। बेसिकली जब आप जाते हो ना, जब आप अपना थीसिस लिखने जा रहे होते हो, उसमें आपकी रिसर्च बड़ा इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है। पूरे 1 साल की आपकी रिसर्च होती है एमफिल में, और पीएचडी में 3 से 5 ईयर्स भी लग जाते हैं। तो जब आप अपना थीसिस लिखोगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि टॉपिक्स जो हैं आपका स्टडी ऑफ इंटरेस्ट क्या उसको देखते हुए होते हैं। आप 3 और 4 टॉपिक्स जो हैं लिख के अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाते हो, फिर वो उसमें से कुछ टॉपिक्स रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ अप्रूव हो जाते हैं। जब टॉपिक अप्रूव हो जाता है उसके बारे में फिर आप आगे क्या करते हो। देखो, टॉपिक आपने अपना लिख दिया, आपने सेलेक्ट कर लिया कि हमें इसके बारे में कोविड-19 के बारे में इन्फॉर्मेशन करनी है। उसके बाद आपका टॉपिक भी सिलेक्ट हो गया, फिर आप क्या करोगे, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी ना कि हाँ हमने ये काम करना शुरू करना है, फिर आप क्या करोगे, उसी टॉपिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है। सेकंड जो हमारा मोस्ट स्टेप में इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये रिव्यू ऑफ द एविडेंस है। एविडेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमें जब अपना टॉपिक हमारा कंफर्म हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा सुपरवाइज़र की तरफ से, टीचर्स की तरफ से कि हाँ ये आप इस टॉपिक पे काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम उसके हवाले से बहुत सारी रिसर्चेस चेक करते हैं। लेट्स से इसके अगर कोविड-19 के हवाले से देखें तो हम देखेंगे कि क्या किसी ने इसके बारे में कोई आर्टिकल लिखा है, कोई नेट पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन, हम नेट की वेबसाइट्स देखेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स को चेक करेंगे। इसके बाद हम थ्योरी हम चेक करेंगे, कोई इससे रिलेटेड कोई हमें थ्योरी मिल जाए, कोई बुक मिल जाए जिसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो ये सारे टॉपिक्स जब हमें मिलते हैं हम उसका ओवरव्यू करते हैं। ठीक है। और ओवरव्यू करने के बाद हम इसको ऐड करते हैं अपनी रिसर्च में। ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि जो जो रिसर्च हो चुकी हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, जो इससे रेलिवेंट हैं, आपको क्या एविडेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। नंबर 1 क्या किया, हमारा टॉपिक सेलेक्ट हुआ। नंबर 1 क्या हुआ, हमारा टॉपिक सेलेक्ट हुआ ना। टॉपिक सेलेक्ट होने के बाद हमने क्या शुरू कर दी, रिसर्च शुरू कर दी। उस पर रिसर्च शुरू करने के बाद जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई आर्टिकल देख लेंगे, कोई थीसिस देख लेंगे, कोई पहले से कोई नेट पे कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, किसी ने पहले से इस पे काम किया है या नहीं किया हुआ। तो आप अगर कोविड-19 के बारे में अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दो। क्या इस डिज़ीज़ के बारे में किसी ने पहले से भी बात की हुई है या नहीं की हुई, या इससे मिलती जुलती तो कोई डिज़ीज़ ऐसी नहीं है जो कि पहले भी थी और लोगों ने इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो बेसिकली क्या होता है कि सारे टॉपिक्स जब हमें मिलते हैं हम इसका ओवरव्यू करते हैं, तो हम इसको ऐड करते हैं अपनी रिसर्च में। ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि जो जो रिसर्चेस हो चुकी हैं इससे रिलेटेड, जो आपको एविडेंस प्रोवाइड कर रही हैं, इसके साथ आप क्या करते हो, आप वेरिएबल्स निकालते हो। आपको वेरिएबल्स निकालने में हेल्प मिलती है। आप ये देखते हो कि इसके अंदर कौन कौन से कॉजेज़ एंड अफेक्ट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है। जब आप रिव्यू करोगे ना पहले से हुई हुई रिसर्चेस का, तो आपको एक तो हेल्प मिलेगी वेरिएबल्स निकालने में। ठीक है। वेरिएबल्स निकालने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद आपको सेकंड जो चीज़ है, आप कॉजेज़ एंड अफेक्ट्स को फाइंड आउट करोगे कि इनमें कौन कौन से कॉजेज़ एंड अफेक्ट्स जो थे कोविड-19 के मौजूद हैं, क्या वजूहत हुई थी। ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस भी हम इसको कह सकते हैं। हाइपोथेसिस यानी रिसर्च डिज़ाइन करते हैं हम इसमें, यानी स्टेप नंबर 3 है, आपको आगे क्या करना है, आप क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है या क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है। देखिए, इंफॉर्मेशन हो गई आपके पास कलेक्ट, आपने पीछे से आपने थीसिस देखे, आपने डिफरेंट चीज़ें देखी, देखने के बाद अब आगे क्या करना है आपने, अपने क्वालिटेटिव मेथड इस्तेमाल करना है अपनी रिसर्च में, या क्वांटिटेटिव। आपने क्वांटिटेटिव सिंपल नंबर्स वाला जिसमें हम सारे स्टैट्स के स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, हम सर्वे का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में क्या जो है, क्वालिटेटिव में सिंपल जो है कि आप जो है मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे सिंपलीफाई वे में। ये आप पे डिपेंड करता है आपने रिसर्च किस तरह से करनी है, यानी आपने नंबरिंग की सूरत में करनी है, आप इस जो है सिंपल थ्योरी की फॉर्म में करनी है। आप क्या करोगे, आप सैम्पलिंग कौन सी यूज़ कर रहे हो, आप ये देखोगे। हाइपोथेसिस में आप सैम्पलिंग कौन सी यूज़ कर रहे हो, आप डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे ये देखते हो। आप जो है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आप सर्वे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें डिसाइड करते हो। फिर
सेलेक्ट अ रिसर्च डिज़ाइन, आप क्या करते हो, रिसर्च का डिज़ाइन बनाते हो, रिसर्च का डिज़ाइन करते हो, इसके बाद डिफरेंट चीज़ें डिसाइड करते हैं, और डिज़ाइन करने के बाद आपको रिसर्च आप कंडक्ट करना शुरू कर देते हो, और कंडक्ट करने के बाद क्या करोगे, आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। कैरी आउट द रिसर्च। सबसे पहले आप क्या करोगे कि जब आपने अपनी रिसर्च को डिज़ाइन किया, आप रिसर्च कंडक्ट करते हो और इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हो और अपने डाटा को इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। इंटरप्रेट करने के बाद आप देखते हो कि आपका बेसिकली डाटा का बेसिकली पर्पस क्या है, आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो किस तरफ जा रही है। अब जो भी डाटा आता है एट दी एंड आप इसको रिपोर्ट कर देते हो, ठीक है। अच्छा जी, हमने ना अभी हाइपोथेसिस के बारे में बात करने से पहले हम वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वेरिएबल्स का वर्ड इस्तेमाल किया। तो वेरिएबल्स क्या होता है, बेसिकली वेरिएबल्स का जो वर्ड है ये वेरी से निकला है, इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। चेंज हम इसको कहते हैं वेरिएबल्स को। अच्छा, इसका मतलब जो वेरी से निकला है, और रिसर्च के अंदर आप जब आपको किसी एंटाइटी मिल जाती है जो कि एक कोज भी हो सकता है और एक इफ़ेक्ट भी, तो इसे हम वेरिएबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं कोविड-19, इसमें हमें वेरिएबल मिल सकती हैं। वेरिएबल क्या मिल गया हमें, वेरिएबल मिला डिप्रेशन का, यानी कोविड-19 की सूरत में जब लोगों में डिप्रेशन आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, लोग खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक वेरिएबल है कि क्या कोज और क्या इफेक्ट है। वेरिएबल एक सिंगल एंटाइटी भी हम इसको कह सकते हैं, एंटाइटी भी कह सकते हैं। और दो वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल दो तरह के भी होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक क्या होता है, वेरिएबल दो तरह के हैं, एक क्या है जी, इंडिपेंडेंट, और एक है डिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट है और एक क्या है जी, डिपेंडेंट। अच्छा, इसको पहले सिंप्लीफाई में वे में कि इसको आपने किस तरह से याद रखना है, जो इंडिपेंडेंट है ना उसका ताल्लुक किसके साथ होता है, उसका ताल्लुक होता है कोज जिसके साथ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वेरिएबल, इसकी दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट है एक, उसके बाद दूसरी वाली क्या है, डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का ताल्लुक जो है वो कोज के साथ होगा, और डिपेंडेंट का ताल्लुक किसके साथ होगा, इफेक्ट के साथ होगा, ठीक है, इफेक्ट के साथ होगा। वेरिएबल की पूछ लेते होते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, तो एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। तो इसमें लेट्स से इसकी अगर पॉवर्टी की बात करें, गुर्बत की बात करते हैं, तो गुर्बत की वजह से क्या हो रहा है, जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में को अफेक्ट हो रहा है, तो पॉवर्टी क्या हो जाएगा, मैंने आई लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, ये है इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट कोज है उसका, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ख़राब हो रहा है आपका, तो क्या हो रहा है, अफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको, कि लेट्स से इसकी अगर पॉवर्टी की अगर हम मिसाल ले रहे हैं, पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी की वजह से क्या अफेक्ट हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफेक्ट हो रहा है। तो मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ताल्लुक जो है वो होता है किसके साथ, आपके कोज के साथ होता है, और जो अफेक्ट है उसका ताल्लुक डिपेंडेंट के साथ होता है। लाइक स्मोकिंग की अगर सेकंड मिसाल है स्मोकिंग की, कि स्मोकिंग इज़ अ मेन कॉज ऑफ अर्ली डेथ, ठीक है। तो स्मोकिंग क्या हो गया, कोज, वजह, ठीक है। और अर्ली डेथ यानी स्मोकिंग की वजह से जल्दी डेथ हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। दोबारा बता देती हूँ कि स्मोकिंग जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्मोकिंग की वजह से जो अफेक्ट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो गया। अब हाइपोथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपोथेसिस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक अल्टरनेटिव होता है और एक नल होता है। नल हाइपोथेसिस होता है, तो बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस एक आइडिया होता है, एक इंटेलिजेंट गेस हो सकता है, ठीक है। एक ट्रायल आइडिया भी हो सकता है, जैसे कभी आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको ट्रायल पीरियड पे रख लेते हैं, यानी 3 मंथ्स का ट्रायल है, यानी ये क्या है, एक आइडिया भी हम आप इसको कह सकते हो।
आप इसको क्या इसके साथ साथ एक इंटेलिजेंट गेस भी कह सकते हो हाइपोथेसिस को, ठीक है। ये दो तरह के अल्टरनेटिव एंड नल, ठीक है। तो जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो, लेट्स से इसके मीन्स अगर आप वहाँ पे टेस्ट दे के आपकी कंफर्मेशन हो जाती है जॉब की, आपको रख लेते हैं, फिर आपको क्या करते हैं 3 मंथ्स की ट्रायल पे रखते हैं। तो हाइपोथेसिस भी एक ऐसी स्टेटमेंट ही होती है जिसको टेस्ट की जाने वाली होती है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है? जिसको हमने टेस्ट करना है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हमने क्या करना है? टेस्ट करना है। तो ये ट्रायल आइडिया भी हो सकता है और बाद में इसको हम प्रूव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि कोविड-19 जो है ये कोज़ है, मेन कोज़ है डिप्रेशन का आजकल के टीनेजर्स में। अब ये तो एक स्टेटमेंट है ना, मैंने कह दिया, मैं ये कह रही हूँ कि आजकल जो है कोविड-19 मेन कॉज है टीनेजर्स में डिप्रेशन का, या कोई भी एंग्जाइटी कह लें या बैड एक्टिविटीज़ कह लें कि कोई आप लोग मसरूफ़ नहीं हैं तो कोई बैड एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। तो ये मेरी एक स्टेटमेंट है ना, मेरी स्टेटमेंट। अब इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए मैं आगे क्या करूँगी? उसको हम क्या कहते हैं, जो भी मैं मेथड इस्तेमाल करूँगी, एम्पिरिकल मेथड यूज़ कर रही हूँ या जो भी मैं अपनी रिसर्च का। लेकिन अभी जो मैंने एक स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट को जो टेस्ट करना है हमने, स्टेटमेंट को वो फ्लो में बोलते हैं, स्टेटमेंट को जो हमने टेस्ट करना है, तो बेसिकली हाइपोथेसिस को भी एक स्टेटमेंट है जिसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अल्टरनेटिव क्या होता है? बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन जो है बनाए जाते हैं कि क्या वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मीन्स कि अगर कोज बढ़ेगा तो इफेक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोज बढ़ेगा तो इफेक्ट कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप देखो, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड अर्ली डेथ, तो इसमें हम डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहे हैं। मतलब दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है, जो रिलेशन को हम शो करेंगे, ये वो चीज़ है जो कि हमने कॉरिलेशन मेथड भी पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में। अब नल जो है हाइपोथेसिस क्या होता है कि इसमें हम क्या देखते हैं कि मतलब दो वेरिएबल्स के दरमियान जब कोई रिलेशन नहीं है तो हम इसको नल जो है हाइपोथेसिस भी कहते हैं। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड अर्ली डेथ। तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट रिसर्च। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। वन थिंग जो है वो मैं ऐड करना चाहूँगी कि अभी जो हमने पढ़ा था, एक